के चलो। एक फिल्म देखा था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, टैंगो चार्ली। तो इसमें अजय देवगन ने एक कहावत है, वो अजय देवगन बोल रहा है कि अरे यार तुम किसके लिए लड़ने आए हो? तो बोल रहा है कि मैंने देश के लिए लड़ने आया हूँ। तो देश के लिए लड़ने आए हो तो जो देश के लिए लड़ने आते हैं वो मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इसका मतलब क्या है? सब चाहोगे ये देश के लिए लड़ते हो, मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। अरे खुद के लिए लड़ो, जो खुद से बचोगे तब ना मैं देश के लिए लड़ोगे। काम कर रहे हो SSS के लिए, खुद के फैमिली के लिए, ठीक है। इतना बात है कैपिटल के लिए काम कर रहे हो, ठीक है। लेकिन खुद बचोगे तभी ना किसी को काम करने दोगे या काम करोगे। तो पहले खुद बचो, उसके बाद ही काम करो। काम करते हुए ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है काम करते जाओ, लेकिन खुद का सेफ्टी अपने पास होना चाहिए। इस बारे में जानकारी के लिए आप लोगों के सामने मिस्टर एम.एन. रहमान सर को बोलना चाहूँगा, थोड़ा कुछ अपने मूल्यवान वक्त। मैं इतनी बड़ी भीड़ में बात करने की मुझे बहुत ज़्यादा आदत नहीं है, और मैं कोई नेता तो हूँ नहीं कि मैं बहुत आराम से भाषण दे सकूँ। मैं दिल से बात करूँगा, मैं बिल्कुल वो बात करूँगा जो मुझे तकलीफ़ देती है, और मैं वैसी बात करूँगा जो आपको तकलीफ देती है। हर साल जब हम काम के लिए अपने गांव को, अपने ज़िले को, अपने शहर को छोड़ के बाहर निकलते हैं, हम सब लोग जो बाहर निकलते हैं, उनमें से कितने ऐसे हैं जो गांव से जाने के बाद घर को वापस लौट के नहीं आती है? जो एक एम्बुलेंस में उनकी डेड बॉडी आई। इस काम में कितने परिवार ने अपने बेटे खोए, कितने परिवारों ने, कितनी बहनों ने अपना भाई खो दिया, कितनी बीवियां अपने शौहर खो चुकी हैं, और कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं। आप अगर गिनती करना शुरू करो शायद भूल जाओ। उसके बदले में आपको क्या मिलता है? आपके परिवार को कुछ पैसे मिलते हैं, आप उसको कंपनसेशन देते हैं। कंपनसेशन क्या किसी आदमी का बदला हो सकता है? पैसे से आदमी की जिंदगी अगर खरीदी जाए तो मैं यहाँ पर बुलाऊँ आपको और आपसे कहूँ कि बाहर आ जाओ, यहाँ पर खड़े हो जाओ, मैं एक हाथ काटता हूँ, 2 लाख रुपए देता हूँ, कितने लोग तैयार हो जाएंगे? कितने लोग तैयार हो जाएंगे? मैं बुलाता हूँ, आ जाइए, एक हाथ काटूंगा, 2 लाख रुपए। कोई नहीं। इसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि हम अपनी जिंदगी सबसे कीमती समझते हैं। उससे भी ज़्यादा कीमती मेरी ज़िंदगी किसके लिए है? मेरे परिवार के लिए, मेरे घर वालों के लिए। क्यों? कि मैं जो कमाता हूँ, मैं जो अर्न करता हूँ, मैं जो अपने घर पर वापस पैसे भेजता हूँ, इसी से मेरा घर चलता है, मेरे बच्चों की पढ़ाई चलती है, मेरे माँ बाप के दवा दारू का इंतज़ाम होता है, और मेरी बीवी खुशी खुशी घर चलाती है। कोई मर जाता है, कुछ पैसे मिल जाते हैं, हस्बैंड तो वापस नहीं आता, बेटा तो वापस नहीं आता, बाप तो वापस नहीं आता। हमारे आलम साहब ने बहुत कोशिश की, हम लोगों ने सब ने बहुत कोशिश की। साइटों पे हम जाते हैं आपके, और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि भाई काम इस तरीके से करो ताकि कम से कम नुकसान हुआ। लेकिन होता क्या? नतीजा क्या होता? आदमी मरते रहते हैं, हम गिनती करते रहते हैं, फॉर्म भरते रहते हैं, यही सारा काम। तो इस बार आलम साहब ने क्या सोचा कि भाई उस जगह हम पहुँचे जहाँ से आप आते हैं। आप यहाँ से आते हो, हम आपके साथ बैठ के यहाँ बात करें जहाँ पर आप कंसंट्रेट करके बात को सुन सकें। कंसंट्रेशन इसलिए ज़रूरी है कि जब आप काम पे जाते हैं, हम आपको बोलते हैं आप नीचे आके मेरी बात सुनिए, उस वक्त आपका दिमाग काम पे होता है, आप ध्यान से मेरी बात नहीं सुन पाते। लेकिन यहाँ पर आप आराम से उस बात को सुन पाएंगे, समझ पाएंगे। आपके बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो काम नहीं करते होंगे, वो परिवार के सदस्य होंगे, वो आए होंगे,
वो लोग अपनी बात को सुनेंगे। और कल मैं उम्मीद करूंगा कि जब आप लोगों का कोई भाई बेटा कोई भी अपनी काम पर जा रहा हो तो जाने से पहले आप उसको एक बार ज़रूर चेतावनी देंगे कि बेटा काम के लिए तो जा रहे हो लेकिन अपनी जान का ध्यान रख के काम करना। ये सिर्फ एक वर्कर की बात नहीं है, ये एक पूरे परिवार की बात है। ये हम यहाँ जो बैठे हैं ये सारे लोग पूरे परिवार की तरह बैठे हैं। ये हमारा परिवार है। इस परिवार में हर आदमी की जिम्मेदारी बनती है। एक माँ का बेटा जब जाने लगे काम पे तो माँ को ये कहना चाहिए कि काम तो ज़रूरी है, पैसे तो ज़रूरी है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़िंदगी भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए जो कहा जाए और जैसे ध्यान रख के काम करने को कहा जाए, सुरक्षा का वैसा ध्यान रख के काम करना, क्योंकि मुझे पैसे तो ज़रूर चाहिए लेकिन तुम भी वापस चाहिए। क्या कोई माँ ऐसा कह के भेजती है अपने बेटे को यहाँ से? शायद नहीं। बेटा तो बैग लेता है और निकल जाता है काम करने। कोई बहन कोई बीवी अपने बच्चे हस्बैंड को यह कह के भेजती है कि आप जब जा रहे हो तो अपने ध्यान रख के काम करना? नहीं करते। आगे से हम आप सब लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे, आपका भाई काम करने को निकले, आपके बड़े भाई आपके छोटे भाई कोई भी रिश्तेदार जब काम करने को निकले तो आप उनको याद दिलाइए कि आप ज़्यादा ज़रूरी हैं पैसे से। बहुत जिंदगियां हमने खो दी हैं, अब हम जिंदगी खोने की मूड में नहीं हैं। अब हम लोग और जिंदगियां खोने के मूड में नहीं हैं। इस साल हमारी कोशिश ये होगी कि दुर्घटना से हमारे गांव में, हमारे ज़िले में, हमारे देश में एक आदमी भी नहीं मरना चाहिए, एक आदमी भी। तब हम अपने टारगेट को, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। अगर एक आदमी भी मर गया तो हम फेल हो, क्योंकि हर एक आदमी की ज़िंदगी उतनी ही ज़रूरी है जितनी दूसरे आदमी की ज़िंदगी। तो कोई एक मरा तो हमारा टारगेट खत्म, हम कुछ नहीं कर पाए इसमें। तो ये कोशिश इस काम के लिए की तरफ है कि आगे से आप अपने काम के बारे में ध्यान रखें, आप अपने काम के बारे में सोचें और करने से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हमें क्या करना है जिससे मुझे भी खतरा ना हो और मेरे साथियों को भी खतरा ना हो। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो फिटर हैं, है ना? हाथ उठवा दूंगा तो शायद पूरा का पूरा पंडाल में हाथ उठ जाएगा। कितने लोग फिटर हैं? जरा हाथ उठाइए। जितने लोग फिटर हैं हाथ उठा दीजिए। फिटर से ज्यादा खतरा शायद ही किसी को होता हो। 75 मीटर 100 मीटर की टावर पे बिना किसी सपोर्ट के चढ़ जाना, मैं तो हिम्मत नहीं करूँगा। भाषण देना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, समझाना बहुत आसान होता है, करके दिखाना बहुत मुश्किल। आप तो चढ़ जाते हो उस टावर पर, लेकिन मेरा कहना है क्या चढ़ते वक्त ये भी सोचते हो अगर मैं गिर गया तो क्या होगा? मैं गिर गया तो कहाँ जाऊंगा? मैं गिर गया तो मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा? कभी ये भी सोचते हो? नहीं। अगर ये सोचते तो आप चढ़ते वक्त सुरक्षा के नियम का पालन जरूर करते। वो जरूरी था, वो आप करते ही करते, वो आप नहीं करते। आप में से अधिकतर लोग क्या हैं? जवान हैं, खून बहुत गर्म है और दिल में कहीं ना कहीं सलमान खान बनने की इच्छा था। आपको मालूम नहीं होगा, अगर आप छोटा सा एक एग्जाम्पल लो, सचिन तेंदुलकर क्रिकेट सब देखते हैं ना? क्रिकेट तो सब देखते हैं ना? सचिन तेंदुलकर को लोगों ने देखा है ना? 20 साल 25 साल उसने क्रिकेट खेला। वो भी कह सकता था मुझे तो बहुत एक्सपीरियंस है, लेकिन क्या वो कभी किसी मैच में ऐसा आया जिसमें उसने पैड नहीं बांधा हो, जिसमें उसने ग्लव्स नहीं पहना हो, जो हेलमेट नहीं पहना हो? ऐसा कोई मैच आपने देखा सचिन तेंदुलकर का? नहीं देखिएगा। क्यों? वो तो बहुत पैसे वाला है, उसको अगर चोट लग जाए तो दुनिया के सबसे अच्छे अस्पताल में उसका इलाज होगा। उसके पास हजारों करोड़ रुपए पड़े हैं, मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा घर को, फिर भी वो अपने जान की सुरक्षा करके ही आता है। पैड क्या है? सुरक्षा का साधन है। हेलमेट क्या है? सुरक्षा का साधन है। ग्लव्स क्या है? सुरक्षा का साधन है। वो क्या बिना पहने आ जाएगा? नहीं आएगा। लेकिन क्या हम ऐसे ही सोचते हैं? क्रिकेट खेलना उसका काम है, टावर बनाना हमारा काम है। तो क्या हम टावर बनाते समय कभी सोचते हैं कि हम भी अपने सुरक्षा का उतना ही ध्यान रख के टावर पर जाएंगे जैसे सचिन तेंदुलकर जाता था? नहीं जाएंगे। हम तो क्या करेंगे,
हम तो ऐसे ही चढ़ते हैं जी। हम तो टावर पे 5 साल से ऐसे ही काम करते आए हैं, आज तक मुझे कुछ नहीं हुआ, अब क्या होगा? किस्मत किसने देखा है? आज तक मेरा नसीब बहुत अच्छा था, तो कल भी मेरा नसीब बहुत अच्छा होगा, ये कौन जानता है? कोई जानता है क्या? नसीब ऐसा है जिसको पलटते देर नहीं लगती, और दुर्घटना सेकंड में होती है, सेकंड में। एक आदमी 50 मीटर के टावर से नीचे जब गिरता है तो कितना वक्त लगता है? 2 सेकंड। 2 सेकंड में दुर्घटना होती है। तो जरूरत किस बात की होगी? जरूरत इस बात की होगी कि हम एक एक सेकंड को भी नहीं गंवाएं और हर सेकंड अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। आप में से बहुत सारे लोग जब मैं साइटों पर जाता हूं तो बोलते हैं सुरक्षा ही करेंगे तो टावर कब बने, बोलते हैं ना, हंस रहे हैं, हाँ बोलते हैं हम लोग, ऐसा ही बोलते हैं एग्जैक्टली। सुरक्षा करते रहेंगे सर तो टावर कब बनाएंगे? टावर क्या आपका है? आपकी प्रॉपर्टी है? जान आपका है। जान रहेगा तो बहुत टावर बनाएंगे, जान नहीं रहेगा क्या होगा? टावर बन जाएगा? बन लिया हमारा टावर। तो इस पर ध्यान रखिए। हम लोग अपने ज़िंदगी में जब काम करें सुरक्षा का ध्यान करें, सुरक्षित रहने का साधन अपनाएं। और सिर्फ सुरक्षा का साधन कहने का मतलब ये नहीं है कि हम हेलमेट लगा लें, बेल्ट लगा लें, जूता पहन लें, ग्लव्स पहन लें, यही नहीं होता। सबसे बड़ी चीज़ है आप सावधान रहें, सावधानी का ध्यान रखें, अपना और अपने साथ साथ अपने दोस्तों का, अपने दूसरे काम करने वालों का ध्यान रखें। आज के दिन के पूरे सेशन में जब हम लोग यहाँ बैठेंगे, हम आपको काम को कैसे सुरक्षित ढंग से करना है इसके बारे में सिखाएंगे। सिखाना ये मतलब नहीं कि आपको काम आता नहीं है। सिखाने का मतलब है कि कहीं ना कहीं आप चूक रहे हैं किसी काम से, उसको याद दिलाना है। तो हम आपको बताएंगे इरेक्शन करते समय क्या क्या सावधानियां करनी है, स्ट्रिंगिंग करते समय क्या क्या सावधानियां करनी है। हम आपको ये भी बताएंगे कि लाइव डेमो कैसे हम दे रहे हैं, देखिए कैसे पीपीईज का यूज करना है। पीपीईज को यूज करके किसी आदमी की जान अगर फंस गई हो कैसे बचाना है, ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। लेकिन इस सिखाने का मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर लोग आए थे और भाषण देके चले गए। मतलब ये होना चाहिए कि आपके अंदर बदलाव होनी चाहिए, आपके अंदर चेंज आना चाहिए, आपके अंदर ये सोच आनी चाहिए कि अगर अब मैं यहाँ से जाऊँगा तो मैं एक बदले हुए फिटर के रूप में होऊंगा। लोग मुझे देख के ये कहेंगे कि ये एक अच्छा फिटर है, ये एक सुरक्षित है। आप जानते हैं मुझे बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप 3-4 डिस्ट्रिक्ट के जो लोग काम करते हैं ना, मार्केट में आपका नाम बहुत खराब हो गया है। जानते हैं ना आप लोग? बहुत सारे लोग, आपको सुनिएगा तो आपको ताज्जुब लगेगा, बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं हम मालदा गैंग से काम नहीं कराते, ये लोग बहुत अनसेफ होता है, हम इससे काम नहीं कराते। मैं कभी नहीं कहता ये बात, मैं हमेशा एक बात कहता हूं, आदमी कोई खराब नहीं होता, आदमी कोई खराब नहीं होता, उसकी आदत थोड़ी खराब है। वो आदत अगर वो बदल ले तो वो भी अच्छा आदमी होता है। बड़े बड़े डाकू को महात्मा बनते देखा गया है, बड़े बड़े चोर और डकैत जो होते हैं वो आगे चल के अच्छे अच्छे मौलवी मौलाना हो जाते हैं, क्योंकि आदत वो बदल लेते हैं अपनी। तो अगर हम अपनी थोड़ी सी आदत बदल लें तो क्या हम अच्छे नहीं हो सकते? आप एक बात याद रखिए, जब मालदा को बोला जाता है तो आप अकेले नहीं होते, आपके पूरे शहर को बोला जाता है। क्या अच्छा लगेगा? मैं बिहार का हूँ, मैं आपको बताता हूँ मैं बिहार का हूँ। जहाँ जाता था ना शुरुआती दौर में, लोग बोलते था अच्छा बिहारी है, बिहारी जैसे गाली जैसा, गाली जैसा, ये तो बिहार का है। चोर डकैत खराब आदमी, बहुत खराब लगता है। धीरे धीरे कुछ छवि बदलना शुरू हुई, तो अब क्या होता है, लोग कहता है बिहार का आदमी बहुत तेज होगा दिमाग से, बिहार का आदमी IAS का होगा। उसी तरह से मालदा के बारे में एक बात फैल गई है कि मालदा का गैंग बहुत खराब होता है, मालदा का गैंग ये एकदम अनसेफ काम करता है, मालदा का गैंग इसको मत लेना, ये तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। तो आपकी क्या जिम्मेदारी होगी? आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप इस छवि को बदलें।
आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, आप अपने स्टेट का नाम अच्छा करें, ऊंचा करें। और इस अच्छा और ऊंचा करने की कोशिश के लिए जो हम लोग थोड़ी कोशिश करेंगे, वो सिर्फ हमारी कोशिश नहीं होगी, वो आपकी कोशिश होनी चाहिए आगे चलकर। इस पर ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ यहीं पर तक सीमित नहीं रहेगा। जब आप यहाँ से उठ के साइटों पर जाएंगे तो जो आपको आज सिखाया जाएगा, इसका इस्तेमाल आप अपने डेली के काम में, आप अपने रोजमर्रा के काम में लेंगे, है ना? कितने लोग तैयार हैं इसके लिए? कितने लोग? बस आंसर दो। बस कितने लोग तैयार हैं इस बात के लिए? गुड। चलिए, तो अगर हम में से एक बात, मौत तो आना है, मौत तो आएगी, ऐसा नहीं है कि मौत नहीं आएगी, लेकिन क्या मैं बीमार पड़ूं तो डॉक्टर को नहीं दिखाऊं? क्योंकि मौत आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो मैं ठीक हो जाऊंगा। क्या मुझे तकलीफ हो तो मैं दवा नहीं खाऊं? करना पड़ेगा ना। ऐसा नहीं कहा गया, किसी भी जगह ऐसा नहीं कहा गया कि आपको मौत आना है तो आप कुछ उसके लिए इंतजाम मत कीजिए। मौत तो अपने वक्त पे आएगी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है अकाल मौत नहीं आनी चाहिए, एक्सीडेंटल मौत नहीं होना चाहिए। इस मौत से बचने की कोशिश करनी है। मौत आएगी जब आएगी, जब लिखा होगा नसीब में आ जाएगी, लेकिन हम उसको बुलावा दे के लाएंगे, मौत तुम आ जाओ मेरे पास क्योंकि तुमको तो आना ही है। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मैं मुसलमान हूँ तो मैं ये कहता हूँ कि भाई मौत तो आना है। कोई हिंदू है वो भी कहता है मौत तो आना है। जो पैदा हुआ है वो तो मरेगा ही मरेगा, लेकिन उसके लिए मैं मौत को इनविटेशन दे के बुलाना शुरू कर दूँ, दावत दे के बुलाऊँ, मैं कहूँ भाई आ जाओ, अगर मैं मरने वाला हूँ तो मर जाऊँगा, बचने वाला हूँ तो बच जाऊँगा, ऐसे नहीं होता। मुझे अपने बचाव के पूरे इंतजाम करने हैं, मैं सुरक्षित ढंग से काम करूँगा, मैं लोगों के